सही दिख रही है? कलर दूसरा ल्यू का, ये सही है क्या? फिक्को तो है यार, ब्राइटनेस ज्यादा है। सही है ये सब कुछ? सही है, सही दिख रही है, यो भी सही दिख रही है। चलो ठीक है। जलवायु, जलवायु से पहले तो मैं 2-3 चीजें बताता हूं। आपने नाम सुना होगा मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, वही मौसम। आपने नाम तो सुना होगा ऋतु, और तीसरा शब्द है जलवायु। एग्जाम में एक बार सीधा सीधा पूछा था कि मौसम शब्द किससे बना। ये अरबी भाषा का शब्द है। अरब के यात्री जो है इस शब्द का प्रयोग करते थे, वहीं से शुरू हो गया। सेकंड ग्रेड 2010 में आया था कि मौसम शब्द है, तो मौसम अरबी भाषा सबको पता है। मौसम कितने एक समय क्या होता है, ज्यादा नहीं, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा। मान लो आपको कहीं मिलने जाना है, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड से आपको मिलने जाना है, इतने में बादल गरजने लगे, तो आप फोन करके ये कहोगे कि डार्लिंग आज तो ऋतु खराब होगी, आज मेरे को नहीं आई जे। आप कहोगे मौसम खराब हो गया, क्योंकि कुछ समय का होता है। ऋतु थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ा लंबा टाइम। आज मैं आपको ऋतु बताऊंगा और आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा टाइम है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, जैसे 12 महीने में अपने 6 ऋतुएं हैं। ज्योग्राफी में मैं 4 ही ऋतु बताऊंगा। जलवायु तो बहुत लंबा समय होता है। जैसे आप पढ़ोगे कि सबसे ज्यादा सर्दी चूरू में पड़ती है, फिर आप पढ़ोगे सबसे ज्यादा गर्मी चूरू, जबकि पिछले 2 सालों में सबसे माइनस टेम्परेचर फतेहपुर का रह रहा है, लेकिन फिर भी सबसे ठंडा जिला चूरू, जबकि -2 साल से रह रहा है फतेहपुर। क्यों? क्योंकि जलवायु के अंदर बहुत लंबा आंकड़ा होता है, 25 से 30 साल के बीच का आंकड़ा होता है जलवायु। 30 साल कंटिन्यू अगर फतेहपुर में सर्दी पड़ेगी, तब आएगा कि सबसे ठंडा जिला सीकर, वरना फिर कौन चल रहा है? चूरू ही चल रहा है। अब मुझे ऋतुएं बतानी पड़ेगी आपको, क्योंकि जलवायु आपके तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो कंसेप्ट आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। चलो 1 मिनट बता दूं, करूं शुरू? इजाजत दो, आगे जितने आना था। तो अब आप कमेंटों पे ध्यान मत देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब बहुत काम की चीज बता रहा हूं। मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं नए सिरे से आपको बड़ी ही काम की चीज बता रहा हूं। कमेंटों पे ध्यान नहीं दोगे? हेलो सर, हाँ जी हाँ जी, करूं शुरू? आगे सारे, जिनको अब बीच में आएगा उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसको शेयर करना है कर करा दो, ताकि बीच में आए उसके, क्योंकि ये चीज बड़ी ही काम की है, लाइफ टाइम काम आएगी आपकी। करूं शुरू? इजाजत दो, इजाजत दो, इजाजत दो, करूं? चलो ठीक है। देखो, मैं आज पहले आपको अक्षांश बताऊंगा, अक्षांश के बाद आपको ऋतुएं बताऊंगा, और फिर आपको जलवायु बताऊंगा। एकदम ध्यान यही रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए आपका। सर धुंधला से, क्वालिटी सही नहीं आ रही है। सही नहीं है? सही दिख रही है? नहीं यारो, सही दिख रही है? इंक ज्यादा क्यों है बोर्ड की? बहुत ज्यादा है तो मन नहीं लग रही, बोर्ड की ब्राइटनेस ज्यादा। आज सिक्रू क्लास ले रहे हो, इंक वजह हो रही है। चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं ऐसे एक चक्कर लगाता हूं, प्लीज कमेंटों पे ध्यान मत दो, ये बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। हो सकता है आपको ऐसे किसी ने नहीं बताया, हो सकता है आपके गुरुजी ने बताया, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए प्लीज कमेंटों पे ध्यान मत दो, ये बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। ये क्या है सर? ये गोलाई में है, ये पृथ्वी मान लेता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला काम होता है पृथ्वी के ऊपर दिशाएं लिखना, कहीं भी लिखना, भले आप अपने रजिस्टर में लिखो, कहीं भी लिखो। इन सब के ऊपर सबसे पहले दिशाएं लिखना। अपने उत्तर ध्रुव में एक तारा चमकता था जिसका नाम था ध्रुव तारा। अपने बड़े बुजुर्ग जो है वो उसी तारे को आधार मान के दिशा का ज्ञान करते थे। उसी तारे को भूगोलवेताओं ने मान लिया और उत्तरी साइड में क्या लिख दिया? उत्तर लिख दिया। दूसरों कलर नहीं ऐसे ही दिख रही है, उत्तर लिख दिया, ठीक है। उत्तर के जस्ट अपोजिट में क्या लिख दिया? दक्षिण लिख दिया। मैं एक बार आपका कोई कमेंट नहीं देखूंगा, आपसे भी गुजारिश है कि कोई कमेंट न करो। ये चीज अगर बीच में एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्कर टूटा, इसलिए कोई भी कमेंटों पे ध्यान मत दो, ये चीज बड़ी काम की बता रहा हूं। सबसे पहले कौन सी दिशा लिखी? उत्तर। फिर कौन सी लिखी? दक्षिण।
अब बात आती है कि पूर्व किधर लिखूं, पश्चिम कहां लिखूं। उत्तर का सबको पता है, जैसे आपके रीजनिंग में भी आता है, जैसे कहे कि रीजनिंग में राम रहीम उत्तर की ओर जा रहा है, आपने कर दिया, सबको पता है कि उत्तर ऊपर है। सामने से हनीप्रीत को देखकर पूर्व में मुड़ गया, अब नहीं पता कि ये पूर्व किधर है। अब कुछ बच्चे तो इसको इधर मरोड़ देंगे, कुछ इधर मरोड़ देंगे। देखो बच्चों, ये आपका जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड इधर जहां लास्ट में रुके वहां हमेशा ही पूर्व दिशा होगी। ये अब आपका मुंह किधर हो इस चीज से कोई मतलब नहीं है, आपका मुंह किधर ही हो इधर हमेशा पूर्व लिख देना, और यही पूर्व का अपोजिट क्या हो गया, पश्चिम। फिर भी नहीं याद रहे तो पप्पू को याद रखना, पे पू। साफ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, रेड पेन यूज करोगे, चलो चलो कोई बात नहीं। ये लो जी, बात इतनी समझ में आई। अब एसएससी के अंदर एक बार एक क्वेश्चन आया कि प्रमुख दिशा कौन सी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अलग अलग ऑप्शन दे दिया, अब उत्तर बताओ क्या होगा। एसएससी पूछती है ऐसे प्रश्न, निम्न में से प्रमुख दिशा कौन सी है, चारों अलग अलग ऑप्शन दे दिए, बताओ मुझे जल्दी से उत्तर बताओ बताओ बताओ, उत्तर बताओ जल्दी से। हाँ जय हो, जल्दी उत्तर बता। प्रमुख दिशा कौन सी है, चारों अलग अलग ऑप्शन दे दिए, चार। अब कुछ बच्चे ज्ञानी लोग पूर्व करके आएंगे, क्यों करके आएंगे, वो सोचते हैं सूरज पूर्व मुग गए, सब मेन दिशा पूर्व, अरे टावर बाद में बेरो चाले सूरज की नव्यो, सबसे मेन दिशा उत्तर है। अब मैं आपको कई उदाहरण देता हूं, जैसे ये क्या हो गया उत्तर, ये क्या हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया पूर्व, ये क्या हो गया पश्चिम। मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी दिशा है, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि सर ये उत्तर पश्चिम दिशा है। आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि ये पश्चिम उत्तर दिशा है, कभी देखा ऐसा? उदाहरण दो सर, जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान का उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये मरुस्थल है, इसे उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बोलते हैं, ना कि इसे उत्तर पूर्व का मरुस्थल। जैसे अरावली की दिशा क्या है राजस्थान में, ये अरावली की दिशा है, आपको हमेशा लिखा मिलेगा कि अरावली की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, कभी ऐसे नहीं मिलेगा कि पश्चिम दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर है। क्यों? क्योंकि जो दिशाएं पहले आई है उन दिशाओं का नाम आपको पहले लेना पड़ेगा। यह हाड़ौती का पठार है, इसे दक्षिण पूर्व का पठार बोला जाता है, पूर्व दक्षिण का पठार नहीं बोला जाता। समझे क्या बात को? यानी जो दिशा, यानी प्रमुख दिशा उत्तर है, उसी को रेफरेंस मान के अन्य दिशाओं का हमने ज्ञान लिया है। तो आज के बाद कभी भी कहीं भी लिखना पड़े दिशाएं गलत मत लिखना। सबसे ऊपर उत्तर आएगा, दक्षिण आएगा, ये राइट हैंड जहां जाके रुके वहां हमेशा पूर्व दिशा होगी, और बाकी हो गई पश्चिम दिशा। ठीक है, मिटाने को ये नहीं होगी। ओ ठीक है, बैक चलता हूं मैं, वापस यहां आ जाता हूं। ठीक है, अब आगे समझो। नोट्स लिखने का टाइम दो, बाद में दूंगा, बाद में लिखाऊंगा, नोट्स तो बाद में लिखाऊंगा। देखो समझो, दिशाएं लिखना आपको आ गया ना? ठीक है, इस पृथ्वी पे मैंने चारों दिशाएं लिख दी। अब इस पृथ्वी को एकदम समझो, कमेंटों पे ध्यान मत दो, बहुत काम की बातें बता रहा हूं। अब इस पृथ्वी को बीच में से काट दो, जैसे ये मार्कर है, ये पृथ्वी है, इसको बीच में से काटेंगे तो पूरा बीच में से काटना पड़ेगा ऐसे, यानी ऊपर नीचे होते ही छोटी बड़ी हो जाएगी। ये लो, मैं समझो हाथ को नहीं हो, हाँ काट दिया बीच में। अगर आप किसी भी सेव को अगर ऐसे काटते हो तो बीच में से काटना पड़ेगा, ऐसे काटो, कहीं से भी काट तो दो बराबर भाग बनेंगे, लेकिन ऐसे काटेंगे तो पूरा बराबर से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं 0। अरे वो क्या है रे, मेरे तो समझ में ही को नहीं आ रही हो, बोर्ड है डॉट आ रही है, क्या आ रही है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया 0 और इधर भी लिख दिया क्या 0। ठीक है, कोई समस्या नहीं, किसी के ऐतराज है क्या? यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हिंदी में बोलते हैं भू, बीच में लाइन खींची, मध्य, इसको मोटो क्या करूं रहेंगी साइज करूं तो मन पहले समझा, रोबोट तो और है यार।
यूं, हाँ किन देखो, ओ हाँ, भूमध्य रेखा, विषुव का अर्थ होता है बराबर। ये लाइन पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा। बताओ इतने में किसी के कोई समस्या है क्या? बताइए बताइए, कोई समस्या है क्या? पूरी पृथ्वी, बीच का मतलब भू मध्य रेखा। अब पृथ्वी पर दो प्रकार की लाइनें खींची होती है, एक तो होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर। कई टाबरान तो न्यू ही कौन पतो अक्षांश, जैसे किसी पृथ्वी पर दो प्रकार की लाइनें हैं, एक तो ये है और एक लाइन ये है। अब कहीं तो वही कौन बेरो का ये अक्षांश है कि ये अक्षांश है। अरे टाबरो बहुत इजी है, वेरी 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 EASY। ऐसे लिखते हैं ए अक्षांश, ये जो लाइन है ये ऐसे लिखते हैं, ये लो, ये यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ये अक्षांश। देशांतर में द नीचो खींच दियो, ओ लो, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर। कितना इजी है। यानी मैं अब इस पर अक्षांश रेखाएं खींचता हूं। बड़ा काम का टॉपिक है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एक बार समझ लो, इस जन्म में नहीं भूलोगे। अगले जन्म में भले ही आपका जन्म कहीं हो जाए, फिर भी आपको याद रहेगी अक्षांश। देखिए, चल देखिए, अब मुझे इस पर अक्षांश रेखाएं खींचनी है, क्योंकि इसकी जरूरत है। जलवायु में आगे जरूरत पड़ेगी। मैं क्यों बता रहा हूं वो आप समझ जाओगे कि जलवायु में आगे जरूरत पड़ेगी। मैं इसको यहां पर मध्य के अंदर एक डॉट ले लेता हूं, ठीक है। चांद देखा है? हाँ गुरु जी, चांद देखो, आज इस हाथ पर चढ़ के देखो। वो चांद नहीं, वो चांद डी। इसके ऊपर यहां 0 होता है, यहां 0 होता है, फिर यहां 1 2 3 4 89 90, फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 89 90। देखा होगा ऐसा, सबने देखा है। बताओ भी। हाँ गुरु जी देखिए, आगे चलो देखो। अब मैं उस चांदे को यहां रखता हूं, ये 0 है, 0 की 0 मिल गई। अब मुझे 1 डिग्री अक्षांश खींचना है, तो उस चांद में इधर यहां पर एक आएगा, इधर यहां पर एक आएगा। इस लाइन को मैंने मिला दिया, ये हो गई 1 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 से उत्तर में जितनी भी खींचूंगा उसके आगे उत्तर लगेगा, तो ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। फिर मुझे खींचनी है 20 डिग्री, तो वही चांद मैंने यहां रखा 0 से मिला के, इधर आया 20 यहां, इधर आया 20 यहां, इसको मैंने मिला दिया। ये लो जी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऐसे करते करते कितनी खींची जाएगी? 89 और लास्ट में कितनी? 90। अब मुझे खींचनी है दक्षिण की ओर, ठीक है। अब दक्षिण में वो चंदा ऐसे रख दिया, इधर एक यहां, इधर एक यहां, इसको मिलाया, ये हो गई 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 50 खींचनी है, तो चंदे में यहां लगभग यहां 50 आया, इधर लगभग यहां आया, इसको मिला दिए, ये लो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कितना इजी है। आगे चलो, इतनी बात समझ में आई? आगे चलता हूं। देखो, ये कई अक्षांश नहीं बता रहा, अभी जरूरत है वही चीजें बता रहा हूं। अक्षांश कितने हैं, क्या है, वो बाद की बातें हैं, यहां नहीं कर रहा मैं उनको। यहां मेरे को जितनी जरूरत है उतनी चीज ले रहा हूं मैं। कर लिया, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं मैं। इतना हमने बनाया। सबसे पहले दिशाएं लिखी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसको मैंने मिलाया 0, इसका नाम लिखा भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी को बराबर भागों में बांटी, और विषुवत रेखा, ठीक है। फिर हमने 90 अक्षांश खींचे, लेकिन एक बार यहां पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री, 0 से ऊपर है तो क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर यहां पर है 23.5, जिसकी हमें जरूरत है सिर्फ वही लेंगे हम। 0 से नीचे है तो दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। फिर एक की यहां जरूरत है 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। लास्ट कितनी है, 90, और यहां 66.5 और 90। एक, अब बहुत बार प्रश्न आए, करक रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री पूर्वी, 23.5 डिग्री पश्चिमी। देखो कुछ नहीं करना, इनमें से एक का नाम करक है, एक का नाम मकर है। कै पहले आता है तो ऊपर से आओगे तो सबसे पहले वाली ये करक रेखा, मैं बाद में आता है, ये लो जी मकर रेखा।
यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा होती है। और 66 डिग्री सीधी बोल दो, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66। इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं आगे चलूं। बताइए मुझे, क्या इतनी बात आपके क्लियर हो गई क्या? अरे बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, बताइए सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। पढ़ा दूंगा ना, पढ़ा दूंगा। बताइए इतनी बात क्लियर हो गई क्या? गर्मी ज्यादा को नहीं, गर्मी में जानबूझिए दूं ताकि मेरे में एनर्जी आ जाए। हाँ, आगे चलूं क्या? ठीक है, क्लियर हो गई सबकी। बता देना, मैं दोबारा बता दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कमेंटों पे ध्यान नहीं दिया तो समझ में आ गया, वरना नहीं आया। ठीक है, चलता हूं आगे। अब मुझे इसके ऊपर बहुत सारे काम करने हैं। अब इस चीज को समझो, बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। देखिए, ठीक, देखिए मुझे इसके ऊपर कटिबंध खींचनी है और भी बहुत सारे काम करने। मान लो किसी दिन सूर्य, ये पृथ्वी है, मैं सूर्य छोटा सा बनाता हूं, यहां पर सूर्य है। कब है? 2 रे कितने होते? 3, तीसरों महीनों कौन सो है? मार्च। 21 मार्च को, समझो इस चीज को, कमेंटों पे ध्यान मत दो, बिल्कुल ही मत दो। ये चीज बड़ी काम की चीज है, कोई नहीं बताएगा ऐसे। ये पूरी पृथ्वी मैंने बना दी एक साइड में, यहां पर ये सूर्य मैंने छोटा बनाया, लेकिन आप समझ जाना सूर्य कोई छोटा नहीं है। ये जो 21 मार्च को सूर्य 2-3 मार्च के महीने में सूर्य इस रेखा के ऊपर है। कौन सी रेखा के ऊपर? भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक, रेखा पे सूर्य चमक रहा है, इसका मतलब सूर्य का ताप इधर भी बराबर पहुंच रहा है और सूर्य का ताप इधर भी बराबर पहुंच रहा है। यानी मार्च के अंदर सूर्य का ताप जो है दोनों ध्रुवों को बराबर मिलेगा, दिन और रात बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आप देख लो, पृथ्वी के बीच में है सूर्य, तो दोनों को बराबर भाग में तापमान मिलेगा। अब सूर्य ऊपर जाना शुरू हो जाता है, यानी मार्च के बाद उसे कर्क रेखा पे आने पे 3 महीने लगेंगे। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी सूर्य जून में यहां आ गया। वही तारीख कितनी? 21 जून। यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे चमकेगा और भारत है यहां। कर्क रेखा भारत के मध्य से है। अब कर्क रेखा पे सूर्य चमक रहा है 21 जून को, तो इसका मतलब सूर्य का ताप उत्तरी ध्रुवों को तो पहुंचेगा, लेकिन लास्ट में यहां तक ही रह जाएगा। कहां? 66.5 तक, उससे नीचे नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि ऐसे अब उत्तरी ध्रुव को मिल रहा है, तो ये नीचे वाला ध्रुव है अछूता रह जाएगा। यानी इस प्रोसेस में सूर्य को कितने महीने लगे? 3 महीने। यानी 21 जून को उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होगा और इसके अपोजिट में दक्षिणी ध्रुव, यानी मकर रेखा पे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर सर्दी पड़ती है, दक्षिणी ध्रुव का सबसे छोटा दिन होगा। यानी बड़ा दिन होगा तो रात छोटी होगी, यहां रात क्या होगी? बड़ी। बात को समझे क्या? समझे क्या? यहां 3 महीने अंधेरा रहा है, इतनी बात समझ गए क्या? हां, ये बड़े दिन ये रटने नहीं है, समझो। पूरा सूर्य बनाया मैंने, तीनों रेखाएं खींची। मार्च के महीने में 2-3 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे है। विषुवत रेखा पे होने का मतलब बराबर ताप मिलेगा पूरी पृथ्वी को, दिन और रात बराबर होंगे। फिर सूर्य ऊपर की ओर जाना शुरू, ऊपर क्यों जाएगा वो बाद में बताऊंगा। फिर सूर्य ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ, 3 महीने लगे कर्क रेखा पे पहुंचने, 21 जून को पहुंच गया, या मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब सूर्य वापस जाना शुरू हो जाएगा और वही 3 महीने लगेंगे। यानी जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये लो जी, 23 सितंबर को सूर्य वापस वहीं आ गया जहां 21 मार्च को था। जैसे मार्च में दिन होते हैं एकदम ऐसे शानदार, ना दिन ना गर्मी ना सर्दी, वैसे ही सितंबर में होते हैं दिन ना गर्मी ना सर्दी। तो अब वापस वही स्थिति बन गई, सूर्य का ताप बराबर पहुंचा पूरी पृथ्वी के ऊपर, इधर भी पहुंचा उधर भी पहुंचा, और दिन और रात वापस क्या हो गई? बराबर हो गई। समझे? अभी ऊपर गया 3 महीने, 3 वापस आया, 6 महीने यहां पर लोपालोप रही, यहां पर अंधेरा रहा। अब सूर्य नीचे जाना शुरू हो गया, नीचे जाना शुरू हो गया। यानी वही 3 महीने, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को सूर्य यहां पहुंच गया, कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को। अब वही स्थिति जो 21 जून को बनी, यानी इधर सूर्य का तापमान 66.5 तक पहुंचेगा और इधर पूरा पहुंचेगा। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव का बड़ा दिन होगा, यहां पर
छोटा दिन होगा, यहां पर रात छोटी होगी, हमारे यहां रात क्या होगी, बड़ी होगी, और फिर वापस वहीं आ गया 3 महीने बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये पूरे 12 महीने यही प्रोसेस चलेगी। क्या याद रखना है, मार्च से शुरू करना है, 3-3 महीने जोड़ेंगे, 21, 21, 23, 22, 21, 21, 23, 22, बस 4 ही तो दिन। अब एसएससी ने क्या प्रश्न पूछा कि पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं, बताइए उत्तर, बताइए मुझे, पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं, बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, अगर समझ में कहानी आ गई तो जल्दी से बताओ, बताओ। अरे यार, इतना बताने के बाद भी गलत जवाब दे नहीं। अरे 21 मार्च को यहां चमकेगा, दिन और रात बराबर होगी, फिर ऊपर गया तो इधर तो दिन बड़े होने शुरू हो गए, इधर छोटे होने शुरू हो गए, दक्षिणी ध्रुव में। जून में यहां का दिन बड़ा हुआ, रात छोटी हुई, यहां उल्टा हो गया, फिर आया नीचे, तो ये 23 सितंबर और 21 मार्च 2 ही ऐसे दिन है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। बाकी यहां पर 21 जून हो, यहां गर्मी पड़ेगी, यहां सर्दी पड़ेगी, यहां 22 दिसंबर को गर्मी पड़ेगी, यहां सर्दी पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? मार्च में कौन सी ऋतु शुरू होती है? मार्च में पतझड़ आता है, बसंत ऋतु शुरू होती है, यानी 21 मार्च को बसंत ऋतु शुरू होगी, 21 जून तक चलेगी। जून में गर्मी शुरू होती है, यह ज्योग्राफी के अनुसार मानसून के आधार पर अलग है। जून में गर्मी शुरू होगी, 23 सितंबर तक चलेगी, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। फिर 2 ऋतु बची, एक तो शरद और एक शीत, यानी शीत तो एकदम सर्दी, वो तो बाद में आएगी, पहले शरद आएगी। तो यहां सितंबर से 22 दिसंबर तक कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। और यहां से यहां तक कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। ये तो है ज्योग्राफी के अनुसार, वैसे अपनी 6 होती है, ये भी कोई याद रखो तो रख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे 21 मार्च को बसंत ऋतु शुरू हुई, 21 जून को खत्म हुई, 21 जून को ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई, 23 सितंबर। अब बताइए 21 जून को दक्षिणी ध्रुव में कौन सी ऋतु शुरू होगी? इसका उत्तर बताओ, अगर आपकी कहानी समझ में आ गई तो। 21 जून को दक्षिणी ध्रुव में कौन सी ऋतु शुरू होगी? बताइए, बताइए। अरे क्या अशोक गहलोत में पड़े हो, क्या सचिन पायलट, भोला हो यार। भले ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, भले ही सचिन पायलट बने, भले ही मोदी प्रधानमंत्री बने, भले ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तुम्हें कमाना पड़ेगा। तुम्हारे घर पे आके कोई भी नहीं डाल के जाएगा पैसे। कोई प्रधानमंत्री बने, तुम्हें कमाना होगा और तुम्हें नौकरी लगनी पड़ेगी। भाड़ में जाओ ना यार, कोई बने क्या मतलब, अपने को तो मेहनत, कोई बन जाओ फिर भी आपको तो कमाना पड़ेगा। तो छोड़ो ना, क्या अशोक गहलोत, क्या सचिन पायलट, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। बताओ 21 जून को हमारे यहां ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, तो वहां पर हमसे उल्टी होगी, वहां शीत ऋतु शुरू होगी, यानी हमसे उल्टा होगा वहां पर। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलो, अगर इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो आपके आगे कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं जिस चीज पे आना चाहता हूं वो जो जरूरी है, जैसे आपसे बहुत बार प्रश्न आता है राजस्थान किस कटिबंध में आता है, भारत, वो चीज अब है, और ये चीज बहुत काम आएगी। जब मैं मानसून समझाऊंगा तब ये कंसेप्ट काम आएगा। सीधा याद रखना 21, 21, 23, 22, 21, 21, 23, 22, बस मार्च से शुरू करना है बस। चलो दोबारा मैं नई चीज पे आता हूं अब, जो चल देखिए क्या बताया मैंने ये बनाया। अब काम की चीज बतानी है मुझे, ये 0, ये 23.5 कर्क रेखा, ये 66.5, ये 90, ये 23.5 मकर। एक चीज ध्यान रखियो, घटिया कंफ्यूज ना हो जाए, बुर्जियो सूरज ऊपर नीचे क्यों है? टावरो सूरज कोई ऊपर नीचे को नहीं हो रहा बेचारो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ऐसे मैं टॉर्च मारूं इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, यहां से देखो बराबर ताप मिल रहा है, 12 महीने में घूम के आ गई, सब बराबर हो गया।
लेकिन पृथ्वी 23.5 झुकी हुई। अब देखो यहां से टॉर्च मारो तो किस ध्रुव को प्रकाश मिलेगा? सर अब तो उत्तर को मिलेगा क्योंकि पृथ्वी झुक गई, और 6 महीने बाद यहां आ गई। अब देखो कौन से ध्रुव को मिलेगा? दक्षिण का। कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ये सारी घटना पृथ्वी के झुके होने की वजह से। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो कभी ऋतुएं नहीं बनती। जहां गर्मी है वहां गर्मी रहती, जहां सर्दी है वहां सर्दी रहती। चलो आगे चलो। अब आगे मैं काम की बात बताऊं, बता दूं? अरे बोलो बता दूंगे। अरे मजा आ रही है पढ़ाने में, बढ़िया बात है। लाइव भी अच्छे जुड़ रहे हैं तो डबल एनर्जी आती है। बता दूं क्या? चलो देखो, राजस्थान किस कटिबंध में आता है वो चीज अब समझनी है। मैं सूर्य को ऊपर लेके गया, अधिकतम कहां तक लेके आया था? सर आप अधिकतम कर्क रेखा तक लेके आए थे। अगर मैं सूर्य को दक्षिण तक ले गया तो अधिकतम कहां तक लेके गया था? मकर रेखा तक लेके गया था। यही तो बात है। हाँ सर, तो सूर्य 12 महीने में सूर्य का ताप इस जगह में तो मिलेगा, यानी 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के अंदर तो सूर्य का तापमान किसी ना किसी रूप में मिलेगा। और जहां पर हमेशा सूर्य का तापमान रहेगा वहां हमेशा गर्मी रहेगी। जहां हमेशा गर्मी रहती है उसे बोलते हैं उष्ण। ये कौन सा कटिबंध हो गया बच्चों? उष्ण कटिबंध। यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। सूर्य को मैं ऊपर लेके गया, कहां तक? यहां तक। यहां तक लेके गया तो यहां तक सूर्य का ताप पहुंचा। जब सूर्य यहां आ गया तो भी किसी ना किसी रूप में 66.5 तक तो तापमान पहुंचा था। यानी यहां पर पूरी गर्मी तो नहीं रहती, लेकिन गर्मी सर्दी के बीच की अवस्था रहती है। ना सर्दी रहती है, ना तो उष्ण रहता है, ना ही शीत रहती है। तो उस क्षेत्र को जहां ना गर्मी रहे ना सर्दी रहे, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है बच्चों? उस क्षेत्र को बोला जाता है शीतोष्ण। तो ये उत्तरी साइड में तो उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और यहां भी किसी ना किसी रूप में ताप पहुंचेगा तो इस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। आई बात समझ में? यहां पर तो चाहे सूर्य उत्तर में आ जाए चाहे दक्षिण में, यहां तो हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। इसलिए इस कटिबंध को क्या कह दिया? शीत कटिबंध, और इसको भी दक्षिणी शीत कटिबंध। ये 5 कटिबंधों में बांटा गया। अब प्रश्न पुटअप यह होगा, जैसे राजस्थान किस कटिबंध में आता है? तो देखो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, 90% राजस्थान ऊपर रह गया। तो भाई सामने दिख रहा है, भाई सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा ही तो उष्ण कटिबंध में आया है, कर्क रेखा यहां, बाकी राजस्थान ऊपर रह गए, तो आप इसे शीतोष्ण कह सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन भारत के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। अब भारत ने क्या बोलूं, आप समझ में ही कौन यारी कहानी? कब भारत तो बीचों बीच है, यानी कर्क रेखा आधो ऊपर है आधो नीचे। अब उष्ण बोलूं शीतोष्ण बोलूं? अब बोलो, अब दसो, हाँ अब बताओ, भारत ने कौन सा रखूं? बताओ भी, बोलो बोलो, भारत को किस कटिबंध में रखूं? देखो बच्चों, भूगोलवेताओं ने क्या किया, 23 से ऊपर तक 5 तक ले लिया, लगभग इधर 5 तक ले लिया, इसके बीच को उपोषण कहने लग गई। बोल भी इसके लगभग बीच में आता है उसे उपोषण कह दो, और यहां भी इसके बीच में जो आता है उसे उपोषण कह दो। लेकिन फैसलेड में प्रश्न आया भारत किस कटिबंध में आता है, उसमें उत्तर उष्ण माना था। क्यों माना था? बोल जी चाहे सूर्य ऊपर जाए नीचे जाए भारत में तो गर्मी रहती है, इसलिए मान लो कि भारत उष्ण कटिबंध में आता है। अगर आपसे पूछ ले वैसे तो भारत किस कटिबंध में आएगा? उष्ण की तो बढ़ना है। राजस्थान का दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में आता है, बाकी भाग शीतोष्ण या फिर उपोष्ण भी कह सकते हो, क्योंकि यहां के लगभग बीच वाले क्षेत्र को क्या बोल दिया? उपोष्ण। बताओ इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे की ओर चलूं। क्या यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? दिन रात छोटे बड़े ऋतुएं कैसे बनती है, ऋतुओं का क्या टाइम रहता है, ये चीजें आगे बहुत काम आएगी, इसलिए मुझे आज इस पर आधे घंटे तक माथापच्ची करनी पड़ी। अब बताइए क्या मैं आगे चलूं? बताइए। हाँ आगे चलो, ठीक है, चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या माहौल बना रखा है। हाँ क्या 9000 लाइव हो गया गे यार, पढ़ने वाले बच्चे तो है भाई राजस्थान में। अब आनंद आएगा, अब महफिल बनेगी जब हम और तुम बैठेंगे ना,
अब बनेगी महफिल। हाँ, देखते जाओ, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि 10 से ऊपर ले जाऊंगा जल्दी। आपको आना पड़ेगा, पढ़ाएंगे इतना अच्छा, क्योंकि आपसे ही तो एनर्जी मिलती है। आप है तो मैं हूँ। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्म से तदानाम सजनाम। चलो चलते हैं अब किसकी ओर, जलवायु की ओर। जलवायु, ठीक है। मौसम संबंधी सेवा भारत में वैसे 1875 में शुरू हुई थी। उस समय मौसम का कार्यालय शिमला में था, लेकिन वर्तमान में कहां पर है, पुणे के अंदर। ठीक है, वही चीजें काम आएगी। मैं आज मानसून नहीं लेके आऊंगा, लेकिन मानसून से पहले की अवस्था जो है वो लेके आऊंगा। देखिए, अब मैं भारत को बना देता हूं, क्योंकि भारत के संदर्भ में ही हम राजस्थान को पढ़ेंगे, ताकि आपकी भारत की जलवायु भी कंप्लीट हो जाए। गलत बना लिया, सॉरी, ऊपर बनाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा। ठीक है, ये क्या है, विषुवत रेखा। समझो, वही चीज काम आएगी। अब यहां मैंने क्यों वहां माथापच्ची की, अब समझ में आ जाएगी आपके पूरी की पूरी कहानी। समझो इसको, जलवायु। आप एक बार ज्योग्राफी में सबसे बेस्ट समझने वाला टॉपिक एक जलवायु ही है। देखिए, यहां विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य कब बताया था मैंने, याद है क्या सर? आप भी तो बताए मार्च में। कितना मार्च ने, 21 मार्च ने, यानी 21 मार्च को सूर्य इस रेखा के ऊपर चमकता है। अब आपको दो कंसेप्ट बताता हूं मैं, और इतने प्यार से बताऊंगा कि समझ में आ जाएगा। और यहां से प्रश्न बहुत बार आया है। नंबर 1, ताप बढ़ाने पर, उत्तर मत बताना आप, मुझे पता है बहुतों को आता है, नहीं आता उनके लिए। ताप बढ़ाने पर वायुदाब पर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन है कम होता है, ज्यादा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके की। दूसरा ऑप्शन, हवाएं चलती है। यह प्रश्न बहुत बार आया एग्जाम में। हवाएं चलती, उच्च वायुदाब से निम्न वायु, निम्न से उच्च, उच्च से उच्च, निम्न से निम्न, इस तरीके के ऑप्शन आए। दोनों ही प्रश्न बार बार एग्जाम में आए हैं, बार बार बिसराया है। तो चलो फिर इसके ऊपर चर्चा ही करते हैं, और इस तरीके का कंसेप्ट बताता हूं कि आपकी तुरंत समझ में आ जाएगी। ताप, जैसे ये सूर्य बताया आपको, सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है यहां, इसका मतलब ताप कोई हीटर से थोड़ी बढ़ाएगी। जहां सूर्य वो चमकेगा सीधा वहीं ताप बढ़ेगा। यानी सूर्य इस रेखा के ऊपर चमक रहा है, कर्क रेखा के आसपास, सॉरी विषुवत रेखा के आसपास। तो सूर्य जहां सीधा चमकेगा वहां पर ताप क्या होगा, प्लस होगा। यह मान लो कि सूर्य की भयंकर किरणें गिरेगी, कहीं पर आप बाहर बैठे हो, आप वायु के कण हो, यानी आप क्या हो, वायु हो, और आपके ऊपर सूर्य की सीधी किरणें पड़े, क्या आप टिक पाओगे क्या वहां? ना गुरु जी टिकी जे, एक रहे सूरज के सामने कोई बैठे रही, ना कौन रही। तो बेचारी हवा की क्या औकात है। जहां पर सूर्य का ताप गिरेगा वहां की हवा गर्म हो जाएगी, उसकी औकात ही नहीं है कि वो वहां पे टिक पाएगी, और गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब वायु दाब का मतलब यह होगी कि हवाएं कम या ज्यादा, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च का मतलब ज्यादा हवा, निम्न का कम। यानी जहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ी वहां की हवा गर्म होकर चली गई ऊपर, इसका मतलब वहां वायुदाब क्या हो गया, निम्न हो गया। यानी सीधा सा कंसेप्ट है, ताप बढ़ाने पर वायुदाब क्या होगा, कम होगा। अब प्रश्न आया कि हवाएं चलती है, यानी वायुदाब उच्च, उच्च का मतलब हवा जहां ज्यादा है, निम्न का मतलब कम। अब देखो इस प्रश्न को कई बार आया और उत्तर के कर गया। और देखो थे कई शाना टाबर है, आपने भरिया पड़े शाना टाबर आई तो कमी को नहीं। देखो क्या करेगा, जैसे यहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ रही, यहां पर वायुदाब क्या है, उच्च है, और इसके नजदीक यहां पर क्या है, निम्न है। प्रश्न आता है हवाएं चलती है उच्च वायुदाब से निम्न, निम्न से उच्च, उच्च से उच्च, निम्न से निम्न। और भाई साहब बिना सोचे समझे करिया होगा कि हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती है। अरे टावरो एक बात तो बताओ, निम्न वायुदाब का मतलब वहां हवा है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आपने चला कैसे दी है बताओ। मैं आपसे 500 रुपये मांगू, आपके पास है ही नहीं, दोगे कहां से? जहां हवा है ही नहीं तुम चला कहां से रहे हो?
हवा तो जहां ज्यादा होगी वहां, प्रकृति का यही नियम है, जहां पर चीजें ज्यादा हो गई प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए वहां की चीजें जहां कम है वहां भेज देती है। जहां पर हवा ज्यादा है प्रकृति वहां से संतुलन बनाने के लिए जहां पर हवा है नहीं वहां भेज देती है। यानी हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्या दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? ताप बढ़ाने का मतलब जहां सूर्य सीधा चमकेगा वहां पर टेम्परेचर ताप बढ़ाएंगे तो वायुदाब क्या हो जाएगा, वायु क्या हो जाएगी, कम। हवाएं किधर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट का मौका दो, मैं बाद में लिखवा दूंगा। चलूं क्या आगे? बताइए मुझे, आगे चलूं क्या? चलो वापस आओ। सूर्य यहां चमक रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सूर्य ऊपर आएगा कब, मार्च अप्रैल मई जून में यहां आएगा, लेकिन जून तक हमें नहीं जाना, हमें पहले आना है। यानी मार्च के बाद लगभग अप्रैल मई में सूर्य यहां पर चमकेगा। कहां पर? लगभग यहां पर। बताओ यहां पर सूर्य चमक रहा है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहां पर सूर्य चमक रहा है तो यहां वायुदाब क्या हो गया? सर सूर्य यहां चमक रहा है तो वायुदाब जाहिर सी बात है कम हो गया। और यहां पर यानी यहां की बजाय यहां पर थोड़ा सा वायुदाब क्या हो गया? ज्यादा। अब हवाएं थोड़ी इधर चलेगी, कब? अप्रैल के अंदर। और अपना राजस्थान यहां रह गया, कुछ नहीं है, सीधी आंधियां आएगी, भयंकर लू चलेगी। ऊपर से आ रही है तो सबसे ऊपर सर्वाधिक आंधियां गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, फिर चूरू। और कई बार ये तरीका को वायुदाब कई बार कम ज्यादा हुआ, ऋषियों गोल घेरो सो बनेगो, जकन आपा कह दिया भंबूड़ियो। कब आते हैं? मार्च अप्रैल। अभी मानसून नहीं आया है, मानसून नहीं आया है, उसको बाद में लाएंगे, अभी तो हम मार्च अप्रैल के अंदर ही है। क्या होता है, कई बार यहां पर वायुदाब कम हो जाता है, यहां पर ये समुद्र ज्यादा हो जाता है, तो कई बार यहां से बादल उठ के आ जाते हैं। मानसून नहीं आया, जैसे वर्तमान में बारिश हो रही है, इससे थोड़े दिन पहले हुई तो वो मानसून की बारिश नहीं थी, वो ऐसी कई बादलिया बेचारा घूम फिरता आ गया, बे बारिश ही बा। यानी मार्च अप्रैल में जो बारिश होती है वो मानसून पूर्व वर्षा होती है, ना कि मानसून की। तो यहां से कई बार छोटे मोटे बादल उठते हैं और यहां पर बारिश शुरू करते हैं, यहां पर आम पक जाते हैं, इसीलिए यहां पर उसे कहा जाता है क्या? आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु से पहले जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। सर कहां पर होती है आम्र वर्षा? ये मान लो आपके आम पक के आ रहे बन गए, आम आपने मार्च अप्रैल में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, क्योंकि अप्रैल में थोड़ा बहुत बारिश हो जाए, तो ये मान लो केरल, कर्नाटक, थोड़ी बहुत अठे हुए तो चेरी ब्लासम भी बोल दिया, क्योंकि कॉफी काफी भी खातर हुए नहीं, वास्ते मिल बोलते चेरी, शेरी, चेरी, चेरी को नहीं आए करेगी खाना रही, बा वर्षा, चेरी ब्लासम, फूलों वाली वर्षा का इसका बा। यहां पर भी भयंकर तूफान आते हैं, इसलिए इसे वहां पर कहा जाता है काल बैसाखी। बहुत खतरनाक हुआ, बैसाख आ गया नहीं, चैत बैसाख आ गयो तो काल बैसाखी, यानी बैसाख का महीना में काल बैसाखी बोले, जिसको असम, पश्चिम बंगाल, अभी मानसून नहीं आया है। यहां छोटा नागपुर के पठार से भी तूफान उठते हैं जिन्हें नॉर्वेस्टर कहा जाता है, और ये इधर असम की साइड में जाते हैं, चाय के लिए फायदेमंद होते हैं, उन्हें टी सावर्स कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार सीधे सीधे आ जाती है, आम्र वर्षा कहां होती है, चेरी ब्लॉसम कहां होती है, टी सावर्स कहां होती है। अभी मानसून नहीं आया है। क्या इस कंसेप्ट को समझ में आई? क्या ये कंसेप्ट समझ में आया क्या आपके? अभी मानसून नहीं, मानसून तो कल लेके आऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम, कौआ की फूला फाला यहां खातर, नॉर्वेस्टर कहां, काल बैसाखी कहां, और चाय वर्षा कहां, टी सावर्स। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? बताइए भी, क्या ये समझ में आया क्या? आ गया, बहुत बढ़िया। मानसून कल लेके आएंगे, कल बारिश कराएंगे, आज नहीं कराएंगे। आपका ये सहयोग है। इतने अगर लाइव रोज आने लग गए तो फिर चाहिए क्या, वाह वाह कर दूंगा मैं तो। टेंशन मत लो, फिर पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा, तुम्हारा साथ चाहिए, बस थोड़ा सा साथ मिल गया फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। इतने आ रहे हैं बहुत है, इसका मतलब बच्चों को पढ़ाई से भी मतलब है भाई, बिना मतलब टाइम खराब करने से कोई औचित्य नहीं, बिना मतलब, क्योंकि मैंने टेस्ट शुरू किए, प्रश्न उत्तर शुरू किए, मुझे ऐसे फीलिंग हुई, सच बता रहा हूं। बाकी
क्या होता है, प्रश्न उत्तर कराएं, जोर नहीं आता है, सीधा प्रश्न कराना शुरू कर दो। इनके लिए तो पढ़ना पड़ता है, प्रश्न है सीधे करवाने, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर है। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं 100 प्रश्नों करवाने के लिए मैं इनका 5 घंटे खराब कर रहा हूं, ये गलत है। अगर खुद बच्चा इनको निकाले, थोड़ा बहुत समझा दिया तरीका, वही सही है। मुझे लगा कि यार ये गलत है, मुझे टॉपिक ही करवानी चाहिए, मुझे टाइम खराब आपका नहीं करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों में अपना टाइम खराब करना सा था, इसलिए मैंने वो बंद किए। कहीं ना कहीं अब हम टॉपिक पढ़ेंगे या फिर टॉपिक पढ़ने के बाद ही प्रश्न करेंगे। अब बात वो, ये 10 प्रश्नों के लिए मैं आपका आधे घंटे खराब कर देता हूं, तो कहां औचित्य है। हमें अपना टाइम बचाना है, इसलिए हम टॉपिक को ही पढ़ेंगे, ना कि ऐसे टाइम खराब करेंगे। तो सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम खराब करो। कई बार बच्चे का फोन आता है, गुरुजी का ऐप में और नई फैसिलिटी दो, क्यों लूडो और गाल दूंगा जो टाइम पास और कर ले। क्या मतलब है, काम की चीज क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, तो बस वही डालो ना, बिना मतलब के फंक्शनों का क्या मतलब है। किताबों में रुचि पैदा करो, तुम्हें नौकरी किताब लगाएगी ना, दुनिया का कोई ऐप लगाएगा ना कुछ और। ये तो सिर्फ एक आधार है आपकी रुचि पैदा करने के लिए। तो किताबों से ज्यादा रुचि बनाओ, ज्यादा फंक्शनों का कोई मतलब नहीं, आपको जो चीज चाहिए सिर्फ वही पढ़ो। चलो अब लिखो, ये क्या 43 मिनट हो गई, क्या कल लिखोगे का आज ही, बताइए। चलो कोई नहीं, फिर इसको कल लिखेंगे, कल मानसून लाएंगे, इतने के इतने आने चाहिए, रोज प्रेजेंट हो जाने चाहिए। ये मान लो कि कोचिंग की क्लास है, डेली आना है आपको। आप डेली आओगे तो मैं भी एनर्जेटिक होके आता हूं कि और टॉपर वेट करने लाग रहा है, मेरा भी माहौल बने। चलो कोई बात नहीं, हम फिर इस टॉपिक को लिखेंगे भी कल इसको समझ के कल ही लिखेंगे जलवायु को। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं, फिर कल ही लिखेंगे, आज रहने दो। हाँ ध्यान रहे, मिट्टियां जो है वो मैंने ऐप पे डालती है सबके लिए, वो नोट्स ले लेना आप। ऐप के ऊपर सबके लिए डाल दिया है नोट्स, मिट्टी वाला सबके लिए कर दिया, कोई बात नहीं। कल जिसने नहीं लिखा वो वहां से ले लो सीधा नोट्स। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।